नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। 60 के दशक के बाद देश में बेहद कम ऐसे मौके रहे जब किसी पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार पर तंज कसे हों, अपनी ही सरकार को नसीहतें दी हों। लेकिन इस दशक में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 सालों में समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपनी ही सरकारों पर तंज कसे, अपनी ही सरकार को नसीहतें दी। सरकार सिर्फ अपनी पार्टी की ही नहीं है, सरकार अपने बेटे की भी है। क्योंकि सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं। लेकिन कई ऐसे मौके रहे जब नेताजी मंच पर गए, मुलायम सिंह यादव जी मंच पर गए तो सरकार को नसीहतें दी, सरकार पर तंज भी कसे। तो आज का मुद्दा में आज हम चर्चा करेंगे नेताजी की नसीहत। अगर दो राय नहीं है, ये योजना पूरी कोई दिखाई नहीं दे रही। कब होगी ना पूरी, ये बताएं। मंत्री बैठे हैं और मंत्री का कर्मचारी बैठे हैं। राजनीति के धुरंधरों में आते हैं नेताजी। कब, क्या और कितना बोलना है ये उनको अच्छी तरह पता है। बातों बातों में सीएम साहब को फटकार लगाकर वो जनता को जीतने की कला में माहिर है। एक बार फिर नेताजी ने सीएम साहब को फटकार लगाई है, जनता के हित का ख्याल रखने का सुझाव भी दिया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का अंदाजे बयां ही निराला है। जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी भी कह जाते हैं जिससे उनके बेटे अखिलेश यादव की सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुलायम सिंह यादव सरकार के मुखिया के रूप में खुद को तो प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी बातों से सरकार की तारीफ करने के साथ ही विपक्ष की भूमिका में भी आ जाते हैं। रविवार को कालिदास मार्ग में आयोजित अखिलेश यादव सरकार की आगरा एक्सप्रेसवे योजना का शिलान्यास करते हुए मुलायम सिंह यादव ने सवाल उठाए कि आखिर ये योजना कब पूरी होगी। सवाल उठाते हुए मुलायम सिंह यादव दल की सीमा को भी लांघ गए। उन्होंने हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी सीएम बंसी लाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छा काम करते थे और शिलान्यास करते समय ही उद्घाटन की तारीख भी पक्की कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ शिलान्यास ही किया जा रहा है। उन्होंने मौके पर मौजूद अखिलेश यादव से ही सवाल पूछा कि वह बताएं कि उनकी सरकार में कितनी योजनाओं के उद्घाटन हुए हैं। दो ही लोग हैं हिंदुस्तान में जो उद्घाटन की तारीख करते थे, हरियाणा के बंसी लाल और यूपी मुलायम सिंह। पता लगा लीजिए, हरियाणा का डेवलपमेंट शुरू किया था बंसीलाल जी ने, वो भी उद्घाटन की तारीख तय करते थे। तो हमें उद्घाटन की तारीख का पता चले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत, आज ही माला पहना दें। मुलायम सिंह यादव जनता का दर्द समझने और उसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की कला में माहिर हैं। उनको मालूम है कि सरकार की नाकामियों की चर्चा सरकार के सामने करने में लोग घबराते हैं। जब सरकार का संरक्षक ही सरकार की कमियां गिनाने लगे तो लोग खुश होते हैं। मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि सरकार में काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। पार्टी के भीतर भी चर्चा है कि बहुत सारी योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं। आपने योजनाएं बहुत चलाई, सरकार ने अच्छी योजनाएं हैं, काम बहुत शुरू है, लेकिन बहुत स्लो है। ये क्यों है? मुलायम सिंह यादव जानते हैं कि सरकार उनके बेटे अखिलेश यादव ही चला रहे हैं, जिसको लेकर वे लोग दुखी हैं जिन्हें सरकार में जगह नहीं मिल पाई है। उन दुखी लोगों को दिलासा देने के लिए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। ये सोचना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए, सरकार से संगठन ऊपर है। जब सरकार ये ध्यान रखना चाहिए, नहीं गंभीरता से लीजिए। संगठन सर्वोपर है, संगठन चाहेगा सो मंत्री रहेगा, नहीं हटेगा।
क्या ये अधिकार है आपको अभी मुझे हटा लो? मुझे तब हटाओगे जब सम्मेलन हो चुका, मुझे चुन लिया गया। मुलायम सिंह यादव ने अपने संबोधन में कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे डाले जिनको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है, लेकिन कोई पूछ नहीं पाता है। मुलायम ने कहा कि वो कालिदास मार्ग में नहीं आते क्योंकि लोग यह कहने लगेंगे कि सरकार मैं चला रहा हूँ। मैं खुश हूं कि बहुत योजना चालू हुई है। चुनाव घोषणा पत्र जो लिखा है वो मुख्यमंत्री ने पत्र की योजना बनाई है, ये सच है, ऐसा दो राय नहीं है। लेकिन योजना पूरी कोई दिखाई नहीं दे रही। कब होगी योजना पूरी? ये बताएं मंत्री बैठे हैं और मंत्री संबंधित अधिकारी बैठे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार से उन्होंने पूछा कि पिछले 6 महीने में कौन सा ऐसा चमत्कारी काम किया है जिसे जनता याद रखे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि मंत्रियों को बुलाकर पूछेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। चमत्कारी का मतलब है कि आम जनता घर बैठे खेत में, ट्रैक्टर में, दुकान में वकालत करते समय, पढ़ाते वक्त सब महसूस करे कि सरकार ने एक काम कर दिया है, वो है चमत्कारी काम। तो चमत्कारी काम बताओ कौन सा? आज सिलाना तो चमत्कारी काम का है, लेख बनेगा कब? तो कोई बताए कि ये आगरा लखनऊ ऐसे कितने दिन में कब बनेगा, उद्घाटन की तारीख कब होगी? मुलायम सिंह यादव को कुशल राजनीतिज्ञ इसलिए कहा जाता है कि वो मौके के अनुरूप बात करने, अपने ही संगठन में उठते विवादों को शांत करने, विपक्ष की भूमिका अदा कर सरकार से दुखी लोगों की आवाज़ बनने और चर्चा में चल रही बातों को सवाल बनाकर खुद ही जवाब दे देने में निपुण हैं। एक तरह से वो संरक्षक के रूप में समय समय पर सरकार के लिए ढाल भी बन जाते हैं। उन्होंने शिलान्यास के बहाने लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देकर एक तरह से उन्हें शांत करा दिया है। स्नेह मधुर, के न्यूज़, लखनऊ। उनका क्षमा नहीं कर सका तो देश का क्षमा क्या कर सकेगा? आज का मुद्दा में आज हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। आईपी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद हसन रूमी साहब भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हम नरेंद्र श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। नरेंद्र जी, नेताजी जब मंच पर थे तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका में नहीं थे, सिर्फ राजनेता की भूमिका में नहीं थे। पहली बार लगा कि वो सरकार की संरक्षक की भूमिका में हैं। वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे, वो वाकई संरक्षण दे रहे हैं और अब हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने तो हैं। क्या राजनीतिक मायने समझे हम इसके? नरेंद्र श्रीवास्तव जी। देखिए, मुलायम सिंह जी बड़े नेता हैं जी, बड़े राजनेता हैं। वो कोई भी बात निरर्थक नहीं करते हैं। उनकी हर बात में, उनके हर सेंटेंस के राजनीतिक मायने होते हैं। तो उन्होंने अपनी ही सरकार की, अपनी ही पार्टी की समय समय पर खिंचाई करके जी, एक तीर से वो कई निशाने साधते हैं। विपक्षियों की आवाज को कम करते हैं, विपक्षियों के आरोपों को हल्का करते हैं, हाँ। नसीहत देते हैं, गार्जियन के रूप में नजर आते हैं। और वो जो अपनी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो लोग असंतुष्ट होते हैं सरकार से या संगठन से जी, उनमें उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है मुलायम सिंह यादव जी के जो भी बयान होते हैं, जो भी उनके जो भी एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड के राजनीतिक मायने होते हैं, निरर्थक वो कोई बात करते ही नहीं है। और वही चीज इसमें भी लागू होती है। वो अगर अपनी इस पार्टी की सरकार की, अपने ही बेटे की सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आलोचना विपक्षी के तौर पर कर रहे हैं। वो एक गार्जियन के तौर पर उसकी आलोचना करते हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जनता को
अपनी पार्टी के लोगों को कि भाई आप लोग परेशान न हो, निश्चिंत रहें, इस सरकार का एक गार्जियन मुलायम सिंह यादव के रूप में मौजूद है। आईपी सिंह जी, आप क्या समझ पा रहे हैं, बीजेपी क्या समझ पा रही है, किस तरह की राजनीति है ये? असित जी, समझना बहुत ही आसान है। समाजवादी पार्टी की सरकार बने 2-3 महीने बाद 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे जी। और जब श्री अखिलेश यादव को खानदान की विरासत जब श्री मुलायम सिंह जी ने सुपुर्द किया, तो शायद देश के इकलौते नेता थे जो खानदान की विरासत को बहुत ही स्मूथली ट्रांसफर कर दिया था। और इस बात का पॉलिटिकल सर्कल में जबरदस्त पूरे देश में चर्चा थी कि करुणानिधि जिस काम को नहीं कर पाए, जिस काम को प्रकाश सिंह बादल नहीं कर पाए, या तमाम ऐसे दल थे कर पाए, लेकिन नेताजी ने तमाम बातों को छोड़ते हुए जैसी ही नई सरकार बनी, जो पहली बार खानदान की एक सरकार समाजवादी पार्टी के रूप में अस्तित्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो नेताजी को लगा कि इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है कि हम अपनी पावर श्री अखिलेश यादव जी को ट्रांसफ़र कर दें, और ट्रांसफ़र हो गई। मैं एक घटना असित जी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 16 मई 2012 की है जी। और दैनिक जागरण का कॉन्क्लेव था। देश भर के तमाम उद्योगपतियों से लेके, मीडिया जगत से लेके और मेदांता के जो हेड हैं उन सबको, डॉक्टर त्रेहन से लेकर मुंजाल, सब लोग आए थे। उसमें बीजेपी से श्री अरुण जेटली जी थे, हमारे मेयर थे श्री दिनेश शर्मा, और टंडन जी उस समय सांसद थे, तो माननीय सांसद के नाते उपलब्ध थे, और मैं भी उस कार्यक्रम में था। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जितनी योजनाएं आज समाजवादी पार्टी, चाहे पेंशन योजना 40 लाख परिवारों को देने की बात करती हो, चाहे सड़कों के उन्होंने आती घोषणा किया था कि कोई ऐसा जिला मुख्यालय नहीं होगा जिसको 4 लेन से हम नहीं जोड़ देंगे, और उसी के साथ ये यमुना एक्सप्रेसवे का एक्सपेंशन जो आगरा से लखनऊ तक था, ये बिल्कुल सारी बातें आई थी। और उससे पहले मैं 2007-8 में असित जी ले जाना चाहता हूं, जब मायावती जी गंगा एक्सप्रेसवे की बात की थी, और वो अस्तित्व में आने से पहले ही वो योजना अबॉर्ट हो गई। चिंता इस बात की नेताजी को है कि जिस सरकार को 3 वर्ष हो गए और कभी भी इनके मंत्री और इनके मंत्रालय 14%, 15%, 20%, अधिकतम 22% तक का बजट कंज्यूम कर पाए। 2,76,000 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार का है। शासन बिल्कुल गंभीर नहीं है। जो अधिकारी हैं, इनके 3 दर्जन मंत्री आय से अधिक संपत्ति की आज जांच हो जाए तो लगभग फंसने वाले हैं। सब अपने अपने व्यवसाय, अपने अपने काम तक सीमित हैं। शायद आप कानपुर रहते हैं, कभी वहाँ की व्यवस्था देख लेंगे, या लखनऊ या देश में किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी कोने चले जाइए, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते। बिजली नहीं आती है, वेदर बहुत अच्छा, उसके बाद भी आम आदमी को, किसानों को बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही। ये तमाम ऐसे कारण हैं जो नेताजी के संज्ञान में है, और उन्हें लगता है कि अगर अब हम चूक गए, लगातार मेट्रो 7-8 किलोमीटर, श्री नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, 8, जिस बात का नेताजी ने चिंता व्यक्त किया, लखनऊ में 8 किलोमीटर की मेट्रो का निर्माण होना है। 8 किलोमीटर मेट्रो के लिए इतना प्रचार, यहाँ मेदांता सिटी से लेके तमाम बातें हुई, लेकिन सिर्फ भूमि पूजन हुई है और कागजों पर ये सारी योजनाएं आई। एक भी अधिकारी सरकार का गंभीर नहीं है जो ओन करे कि मैं ये काम करके दूंगा। शायद नवनीत सहगल एक ऐसे अधिकारी हैं कि जिन्होंने कहा ठीक है, मैं ये यमुना एक्सप्रेसवे के काम को बढ़ाता हूं, और उसका भूमि पूजन का काम हो गया, और नेताजी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। असित जी, इन तमाम बातों को जब ध्यान करेंगे तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी की जो चिंता है वो वाजिब है, नेताजी की चिंता वाजिब है। और आगे जब हम चर्चा करेंगे और तो चिंता की राजनीति, यही हम समझना चाह रहे हैं, विस्तार से रखेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों। चिंता और चिंता की राजनीति का फर्क हम समझना चाह रहे हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी के पास एक बार फिर आएंगे। नरेंद्र जी, अगर चिंता है, नेताजी को बहुत चिंता है, मुलायम सिंह यादव जी बहुत चिंतित है, तो अखिलेश यादव जी को अपने घर में बुला सकते हैं, एक ही घर में रहते हैं, शायद अपने पास बुला सकते हैं।
तमाम मंत्रियों को बुला सकते हैं, तमाम अधिकारियों को बुला सकते हैं, तमाम नसीहतें वो बंद कमरे में दे सकते हैं और उनकी बात शायद ही कोई टाल जाए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या यूपी के तमाम बड़े अधिकारी हों। मुलायम सिंह यादव जी की बात शायद ही कोई टाले। अगर बेहद चिंतित हैं तो वो घर में बुलाएंगे, झिड़की लगाएंगे, नसीहतें देंगे, सुझाव देंगे और लोग मानेंगे। लेकिन सार्वजनिक मंच से चिंता जाहिर करने के मायने कुछ अलग हैं। दरअसल इसका कुछ सियासी मतलब ही हो सकता है, क्योंकि अगर सियासी मतलब नहीं है तो अपने घर में बुला के वो ये नसीहतें दे सकते थे। सार्वजनिक मंच से चिंता जाहिर करना, सार्वजनिक मंच से नसीहत देना, सार्वजनिक मंच से मंत्रियों, मुख्यमंत्री, अधिकारियों को ये बताना कि आपने काम नहीं किया है, आप काम कीजिए, हम इसके सियासी मायने तलाश रहे हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी। आशीष जी, जी जी सुन रहा हूं। मैंने आपको इस बहस की शुरुआत में ही बताया, इस बहस की शुरुआत में ही मैंने बताया आपको कि मुलायम सिंह बड़े नेता हैं, उनके एक एक वर्ड के राजनीतिक मायने होते हैं, एक एक सेंटेंस के राजनीतिक अर्थ होते हैं। निरर्थक वो कोई बात करते ही नहीं करते। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर वो घर में बुला करके, एक ही घर में रहते हैं, अगर घर में बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल दें या किसी अधिकारी को बुला के बोल दें तो उसके मैसेज क्या जाएंगे? वो मैसेज भी देना चाहते हैं अपनी बात से, और किन किन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं ये बात पहले मैंने बता दी है। तो मुलायम सिंह जी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के। उनको ये पता है कि उन्हें कब क्या कहना है और कैसे कहना है। तो जो अपने तरीके से वो समझते हैं वो उसी तरीके से कहते हैं। जी, कुछ तकनीकी वजहों से हम कांग्रेस नेता डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित से अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया इस पर नहीं ले पा रहे हैं। यही हम आईपी सिंह जी यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि नेताजी की चिंता है, नेताजी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा नहीं लग रहा। हमें इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है कि चिंता वो घर में भी जाहिर कर सकते थे, नसीहतें वो घर में भी दे सकते थे। तो इसके सियासी मायने क्या है? वो सार्वजनिक मंच से अपनी सरकार को नसीहत दे रहे हैं, मंत्रियों को नसीहत दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं, उनकी कमियां गिना रहे हैं। दरअसल जो हम समझ पा रहे हैं, दो वजह है। एक, वो आम आदमी की दुखती रग पर हाथ रखना चाहते हैं और उसे सहलाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे दुख दर्द में हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम्हारा विकास नहीं हुआ है तो तुम्हें जितना बुरा लग रहा है उतना हमें भी बुरा लग रहा है, तुम्हें जो दर्द हो रहा है वो दर्द हमें भी हो रहा है। दूसरा, अपनी पार्टी में उन लोगों के की दुखती रग को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी न किसी वजह से मंत्रियों से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, वो मंत्री नहीं बन पाए, हो सकता है उनका उनके कई काम अटके हों जो नहीं निकल पाए हों, तो उन दुखती रग को भी। तो एक साथ मुलायम सिंह जी दो निशानों पर तीर मार रहे हैं। एक, वो आम आदमी की दुखती रग पर भी हाथ रख रहे हैं। दूसरा, वो अपनी पार्टी में उन लोगों की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जो सरकार से खुश नहीं है। क्या आईपी सिंह जी ऐसा लग रहा है क्या? असित जी, पूरी बात तो नहीं, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि जो नेताजी से और समाजवादी पार्टी से जो चूक हुई उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगतती दिख रही है। यही एकमात्र कारण था असित जी कि श्री मुलायम सिंह जी अपने मंत्री परिषद के जो उनके मंत्री परिषद के तमाम ऐसे मंत्री थे, श्री बलराम यादव की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अगर बलराम यादव जी के गांव का अगर दशा देख लिया जाए तो शायद इन्होंने अपने गांव की भी चिंता नहीं की है। और आपके चैनल पर ही असित नाथ जी, कोबरा पोस्ट का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3200 लोगों से 8 लाख पर पर्सन वसूली की गई थी, जिसमें बहुत सी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई थी। सवाल ये खड़ा होता कि नेताजी चूक गए वहां, और श्री अखिलेश यादव जी की जो कैबिनेट बनी उस कैबिनेट में इतने भारी भरकम पुराने नेता आ गए, जैसे आजम खान साहब आ गए। आजम खान साहब ने आज तक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के नाते नहीं स्वीकार किया। सार्वजनिक रूप से जब अवसर मिलता है तब वो मुख्यमंत्री को एक तरफ से उनकी इंसल्ट करते नजर आते हैं।
उनको सार्वजनिक रूप से उनके उपनाम से बुला लेना, उनको आदेश की शैली में बातचीत करना, और ऐसे तमाम मंत्री जैसे जौनपुर से एक वरिष्ठ मंत्री हैं, ऐसे तमाम ऐसे मंत्री हैं जो सीनियरिटी में श्री अखिलेश यादव जी से बहुत बड़े थे। इसलिए नेताजी ने एक कमांड संभाली। इसी बहाने जो यमुना एक्सप्रेसवे का एक्सपेंशन था, जो उसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उसमें नेताजी ने एक कमांड संभाली असित जी, कि उनको भी मैसेज देने का काम कर रहे थे कि आप सबकी जो जिम्मेदारी, आप सब कैबिनेट में हैं, आप सब मंत्री हैं, तो आपकी दायित्व भी बनता है कि जो विकास के कार्य हैं उस काम को गति दीजिए, उस काम को करिए, लेन देन का काम बंद करिए, क्योंकि जनता आंख खोलकर देख रही है। और इसीलिए जन्मदिन पर श्री मुलायम सिंह जी ने जाने अनजाने, या हो सकता अभी श्री नरेंद्र जी कह रहे थे, बहुत अच्छे नरेंद्र जी बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है नरेंद्र जी ने, और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह बहुत ही गंभीर विचारक हैं और राजनेता हैं। इस नाते मुलायम सिंह ने पुराने नेताओं को भी एक मैसेज देने का काम किया, और जो नई जनरेशन की मिनिस्ट्री है उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी वहां उपलब्ध थी उनको भी एक तरह से उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए कि सरकार को अब तो काम करना ही होगा, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम बचा है। इसलिए उसमें निहितार्थ देखे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। और आप देखिए, शायद जब से सरकार आई है 6 महीने 8 महीने के एक अल्टरनेटिव टाइम पर श्री मुलायम सिंह जी अक्सर सार्वजनिक रूप से सरकार पर टिप्पणी करने का सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि सरकार का जितना सिस्टम है उसको एक मैसेज दिया जा सके। नहीं तो श्री अखिलेश जी से उनको बात करनी है, उनके पुत्र हैं, उनकी विरासत को देख रहे हैं। शायद इस धरती पर बेटे से सबका बहुत लगा होता है, और वो शायद नेताजी ये चाहते हैं कि अखिलेश जी, उनकी सरकार और समाजवादी पार्टी बेहतर काम करे और एक गार्जियन के नाते वो मार्गदर्शन दे सके। इसलिए शायद बहुत कम ऐसा वक्त आया कि नेताजी के स्तर पर हस्तक्षेप सरकार में दिखा हो। लेकिन असित जी, जो उनका खानदान है, जो समाजवादी पार्टी के रूप में जाना जाता है, उस खानदान में श्री राम गोपाल यादव हैं, जो अपने को प्रोफेसर भी कहते हैं, उन्हीं के चाचा हैं श्री शिवपाल यादव, या उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, ऐसे जीतू, ऐसे तमाम जो लोग हैं, एक तरह से कॉकस बन गया। 4-4, 6-6 जिलों का इन्होंने अपना एक एसेट बना लिया, और राजनीति को कुंद करने का काम इनके परिवार ने किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो काम करना चाहिए उस काम में इनके परिवार के लोगों ने बराबर हस्तक्षेप किया है। ये चिंता नेताजी ने गाहे बगाहे व्यक्त की है। और अभी आप देखिए, रामपुर में जिस प्रकार से आईपी सिंह आजम खान साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो 70 लाख की बग्घी आई या सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए वो तालिबान ने दिया, वो दाऊद इब्राहिम जो भारत का मोस्ट वांटेड है उसने दिया। ऐसे अपराधियों का नाम और जिक्र किया है। शायद आज गवर्नर ने उस पर बहुत चिंता व्यक्त की है। जी, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे नरेंद्र श्रीवास्तव जी के पास। दरअसल जिस दुखती रग पर मुलायम सिंह जी हाथ रखना चाहते हैं, उस दुखती रग के आश्रय ये राजनीति आगे बढ़ेगी कितनी, और ये राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए के न्यूज के साथ। अगर दो राय नहीं है, ये योजना पूरी कोई दिखाई नहीं दे रही। कब होगी ना पूरी, ये बताएं। मंत्री बैठे हैं और मंत्री तथा कर्मचारी बैठे हैं।